नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम है। आज जिस थिंकर को मैं लेके आई हूँ वो है स्लैवोव ज़िज़ैक। ये आप नाम देख रहे होंगे, स्लैवोव ज़िज़ैक। ओके, बड़े न्यू थिंकर हैं ये। सीयूईटी के जो एंट्रेंस होने वाले हैं उसमें ये थिंकर है। तो बेसिकली मैं इधर ईवीएस का 2-3 टॉपिक बनाया था, बट चूंकि स्टूडेंट के डिमांड पे ही मैं काम करती हूँ, ऐसे पूरा मतलब कोई फ्लो नहीं रह पाता है, यही दिक्कत है। बट इस समय सीयूईटी के कुछ थिंकर्स पे और ईवीएस जो इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज में जो टॉपिक्स है बीएचयू वैक के सिलेबस पे, उसके अकॉर्डिंग काम कर रही हूँ। तो साइमल्टेनियसली दोनों वीडियोस आते रहेंगे, बट वो ये जो है वो थिंकर्स वाले प्लेलिस्ट में जाएगा और बीएचयू वैक का जो प्लेलिस्ट है वो अलग है। तो आप उसमें जब प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आज हम लोग स्लैवोव ज़िज़ैक को पढ़ते हैं। लंबे थे, मतलब इसमें बहुत कुछ है, तो मे बी ये 1 या 2 वॉल्यूम में, एक में तो नहीं आ पाएगा, 2 वॉल्यूम में इसको कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर हम लोग अगर हम लोग इनका जो लाइफ है उसको देखें, तो इनका जन्म जो हुआ था वो 21 मार्च 1949 में इनका जन्म हुआ था। ओके, अब देखा जाए जो स्लैवोव ज़िज़ैक है इज अ स्लोवेनियन फिलोसोफर। ठीक है, स्लोवाकिया के स्लोवेनियन फिलोसोफर हम इनको कहते हैं। एंड कल्चरल क्रिटिक, इनको हम कल्चरल क्रिटिक के नाम से भी जानते हैं। कल्चरल क्रिटिक मतलब कि जो हमारे कल्चर के जो अपने कल्चर के क्रिटिसाइजर्स को आउटबर्स्ट किया होगा वो कल्चरल क्रिटिक। एंड फॉर हिज इसको हम कहते हैं प्रोवोकेटिव एंड ऑफन कंट्रोवर्शियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ कंटेम्पररी सोसाइटी। मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो बिंदास राइटर हैं, जो भी बात है उसको खुल करके बोलते हैं। और प्रोवोकेटिव मतलब क्या होता है, मैंने नीचे लिखा हुआ है कि प्रोवोकेटिव मीन्स समथिंग दैट इज इंटेंट टू कॉज अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सच एज सरप्राइज, एंगर, क्यूरोसिटी थ्रू thoughtfulness. When a person, idea, or a piece of work is described as provocative, it usually challenges controversial beliefs or norms, often sparking debate or controversy. Okay, तो provocative, जिसे स्लैवोव ज़िज़ैक को हम प्रोवोकेटिव्स कहते हैं। प्रोवोकेटिव थिंकर की तरह हम देखते हैं। प्रोवोकेटिव मीन्स कि मतलब जो भी ऐसे इश्यूज है ना, कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, कुछ लोग क्या होते हैं ना, कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे चुप हो जाते हैं, बोलते ही नहीं है, बोलते हैं भाई हमें इससे क्या लेना देना, मैं तो नहीं कुछ बोल सकता। दे आर एक्चुअली वेरी शार्प। बट जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे बिंदास बोलता है ना, तो वो सोचिए तो बहुत सही व्यक्ति है ना, खुल के चीजों को बोल तो रहा है किसी मुद्दे पे। तो इनको बेसिकली हम कहते हैं प्रोवोकेटिव। मींस कि जो भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज है उस पे अपने आइडिया को, अपने पीस ऑफ वर्क को डिस्क्राइब करना, उस आधार पे अपने डिबेट्स को उस धारा के रूप में ले चलना। जैसे लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल अ प्रोवोकेटिव्स statements might questions commonly held assumptions, encouraging people to think critically or re-evaluate their perspectives. जो प्रोवोकेटिव थिंकर्स होते हैं ना, वो अपने स्टेटमेंट से ऐसी बातें कहते हैं कि आप अगर कोई मुद्दा है तो एटलीस्ट उस पर क्रिटिकली सोचिए, है ना, क्रिटिकली सोचिए। और जो भी आपके दृष्टिकोण बने हुए हैं उसको फिर से इवैल्यूएट करिए, कोशिश करिए कि इस किसी चीज को हम इस तरह से जान सके जैसा वो प्रोवोकेटिव्स कहते हैं। तो बेसिकली स्लैवोव ज़िज़ैक जो है ये स्लोवेनियन फिलोसोफर रहे हैं। इन्हें हम कल्चरल क्रिटिक के रूप में देखते हैं एंड एक्चुअली नोन फॉर प्रोवोकेटिव्स। ठीक है, अब वो प्रोवोकेटिव की तरह जाने जाते हैं। एक्चुअली इन्होंने सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में अपनी बिंदास विचारधारा को रखा है। हिज वर्क्स ब्लेंड साइकोएनालिटिक थ्योरी, particularly that of Jacques Lacan, Marxism, and elements of German idealism, making him a prominent figure in modern critical theory and philosophy. जो स्लैवोव ज़िज़ैक है बेसिकली ये इंस्पायर्ड कहाँ से हुए? सबसे पहले एक साइको एनालिटिकल थ्योरिस्ट थे जैक्स लैकन करके, उनसे ये बहुत इंस्पायर्ड थे।
और साथ में मार्क्सिस्ट विचारधारा को भी मानते थे, और जर्मन आइडियलिज्म का भी इनके अंदर कुछ मतलब अंश देखा जाता है। तो ये मिली जुली इनकी जो इनकी खुद की विचारधारा हुई, वो इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड थी, इन्फ्लुएंस थी। ओके, अब देखा जाए तो ये साइको एनालिटिक थ्योरी क्या होते हैं, मैं देखिए जो टर्म आया ना, मैं उसको भी ऐसे बॉक्सेस में डिस्क्राइब कर रही हूँ। बॉक्सेस में जो कंटेंट है वो स्लैवोव ज़िज़ैक के बारे में डायरेक्टली नहीं है, बट ये जो टर्म यूज किया है, व्हाट दिस एक्चुअली मीन्स, मैं उसको यहां पर डिस्क्राइब कर रही हूँ। जैसे प्रोवोकेटिव मीन्स अब आप समझ में आ गया। अगर मैं सिंपली प्रोवोकेटिव वर्ड यूज करके आगे बढ़ जाती तो शायद नहीं समझ में आता। इस तरह साइको एनालिटिक थ्योरी, जो कि जैक्स लैकन की पर्टिकुलरली ये थ्योरी है, वो क्या है, साइको एनालिटिकल थ्योरी क्या है? Psychoanalytic theory is a psychological framework developed primarily by Sigmund Freud that focus on understanding the unconscious mind's role in shaping human behavior, emotions and thoughts। ठीक है, जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है, बेसिकली इसका जो एमर्जेंस हुआ वो सिगमंड फ्रायड के थ्रू हुआ। इन लोगों ने बेसिकली क्या कहा है ना, देखिए अब माइंड के में कॉन्शियस माइंड होते हैं और एक अनकॉन्शियस माइंड होता है ना। जैसे कॉन्शियस माइंड जो आप समझ रहे हैं जानबूझ के, आप सोच समझ के जिसको कर रहे हैं, बट अनकॉन्शियस मीन्स कि जिसपे हम सोचते समझते नहीं है, वो कहीं अंतर मन में स्थापित होता है, मतलब उस पे हम सोच समझ के डिसीजन लेकर के जो काम करते हैं, दैट इज द कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस मतलब अंदर का, जिसपे हम बहुत सोचते समझते नहीं है। तो अनकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे बिहेवियर को, हमारे ह्यूमन बिहेवियर को, एक्चुअली हमारे इमोशंस को, हमारे थॉट्स को किस तरह से डिफाइन कर रहा है, इस पे काम है साइको एनालिटिकल थ्योरीज वालों का। ओके, दिस थ्योरी सजेस्ट दैट मच ऑफ व्हाट इन्फ्लुएंसेस our desires, fears and conflicts operates below the surface of conscious awareness। इन लोगों का कहना है, जो साइको एनालिटिकल थ्योरीज वाले हैं, जैसे सिगमंड फ्रायड ने इसकी शुरुआत की, फिर जैकस लैकन ने इस पे काम किया, और फिर ये स्लैवोव ज़िज़ैक ने भी इस पे काम किया है। तो बेसिकली इनका कहना है कि जो भी हमारे हम कई चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, और हम दूसरों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। जैसे हमारी कुछ इच्छाएं होती है, हमारे अंदर जो फियर्स होता है, और जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं से इस कॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ चीजें होती हैं, बिलो द सरफेस ऑफ कॉन्शियस माइंड, दैट इज अनकॉन्शियस माइंड, उससे गवर्न होती हैं। ठीक है, Freud believed that by bringing these unconscious elements of light, people could better understand and address the internal struggles that often affects their actions and mental health। क्या कहा जा रहा है कि अगर आप अपने इस अनकॉन्शियस माइंड के चीजों को समझने लगे, ठीक है, अनकॉन्शियस एलिमेंट्स को समझने लगे, तो एक्चुअली में जो आपके जीवन में स्ट्रगल हो रहा है, या जो आपका एक्शंस हो रहा है, या जो आपकी मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है, उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। ओके, इसको हम साइको एनालिटिक थ्योरीज के तरह से जानते हैं। तो अब आप समझ गए। तो मैं स्लैवोव ज़िज़ैक का परिचय देने के लिए जो 3-4 टर्म आए हैं, उसको मैंने डिफाइन किया। ओके, तो मेरे ख्याल से अच्छा, एक और चीज, एक वर्ड आया है कि ही इज अ कल्चरल क्रिटिक, वो कल्चरल क्रिटिक भी रहे। अब देखिए, मैंने ये ब्लू वाले बॉक्स में कल्चरल क्रिटिक को भी डिफाइन किया है कि कल्चरल क्रिटिक इज अ क्रिटिक ऑफ अ गिवन कल्चर, यूजुअली एज अ होल। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल क्रिटिसिज्म would be analyzing how a particular cultural phenomena such as film, book or events reflects or affects society। ठीक है, कल्चरल जो क्रिटिसिज्म है या कल्चरल क्रिटिक करने वाले हैं, तो हमारे कल्चर जो संस्कृति है, आप जानते हैं कि हमारा आर्ट, लिटरेचर
दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ कल्चर। तो जो फिल्म आ रही है, जो बुक्स आ रहे हैं, या जो इवेंट्स हो रहे हैं, वो किस तरह से सोसाइटी पे अफेक्ट डालते हैं या उनका रिफ्लेक्शन क्या पड़ता है सोसाइटी पे, ये कल्चरल क्रिटिक वाले काम करते हैं। तो कल्चरल क्रिटिक वाले मतलब जो भी कल्चर है उसका सोसाइटी पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है और किस तरह से उनका रिफ्लेक्शन क्या पड़ रहा है सोसाइटी पे और वो अफेक्ट्स क्या डाल रहे हैं सोसाइटी पे, ये कल्चरल क्रिटिक्स वाला। तो स्लावो जिजैक is a Slovenian philosopher, clear, cultural critic, clear, provocative, clear, and the last one is psychoanalytical theory. Okay, तो ये स्लावोस जिजैक का एक परिचय हुआ। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इनका जन्म हुआ है 1949 में। अब इस पेज में हम लोग देखते हैं कि स्लावोस जिजैक ने किन किन मुद्दों पे काम किया। ठीक है, मतलब की एस्पेक्ट्स ऑफ जिजैक वर्क। जिजैक का वर्क जो उनका कंट्रीब्यूशन है, मे बी सीयूईटी के एग्जाम्स में आपको यही कंट्रीब्यूशन पूछेगा, मे बी वो 3-4 टर्म्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले तो है लैकेनियन साइको एनालिसिस। जैकस लैकन का हम लोगों ने पढ़ा। तो इन्होंने जो लैकेनियन साइको एनालिसिस है, ये पहला, तो आपको सीयूईटी के एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि लैकेनियन साइको एनालिस्ट इसमें से कौन सा है, तो याद रखिएगा स्लावोक जिजैक। ठीक है, तो जिजैक यूजुअली लैकेनियन साइको एनालिसिस टू एक्सप्लोर आइडियोलॉजी, सब्जेक्टिविटी एंड ह्यूमन बिहेवियर। ही फोकस ऑन how ideological systems shape our understanding of reality and influence individual subjectivity using Lacan's concept like real, symbolic and imaginary to analyze culture and politics। देखिए ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि लैकेनियन जो थे, जैकस लैकन जो थे, इन्होंने 3 बातों पे फोकस दिया था। आप जो लैकन्स कंसेप्ट है वो 3 चीजों पे बेस्ड है, रियल, सिंबॉलिक एंड इमेजिनरी। ध्यान रखिएगा, व्हाट इज रियल, सिंबॉलिक है। आपको जानते हैं कि कल्चरल स्टडीज में तो सिंबल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सभी सिंबल्स की स्टडी पे ही फोकस करने को कहे हैं कि जो भी रिलीजन है, जो भी कल्चर है, वो सब सिंबल्स पे बेस्ड है। तो अगर हम उन सिंबल्स को समझने लगेंगे ना, तो हम उन कल्चर को समझेंगे। जैसे अगर आप हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं तो ओम एक बड़ा सिंबल है, स्वास्तिक एक बड़ा सिंबल है, और अगर आप ओम के सिंबल को समझे ना, तो आप पूरे हिंदू सनातन व्यवस्था और ब्रह्मांड की रचना और आप इसको समझने लगेंगे। मेरे ख्याल से आपने ओम की संरचना को नहीं समझा है। ओम जो है वो 3 चीजों से बना हुआ है। ये फर्स्ट उसका अलग, ये अलग और फिर ये अलग। तो अभी मैं ओम पे डिस्कशन नहीं कर रही हूं, बट आप पढ़िएगा ओम की संरचना पे। तो सिंबल्स है और इमेजिनरी, ये 3 चीज जो है ये कल्चर और पॉलिटिक्स को समझने में बहुत जरूरी है। तो लैकानियन साइको एनालिसिस ये इनको माना जा सकता है। मतलब जो लैकानियंस की जो थ्योरी थी और किस चीज को समझने के लिए, अगर विचारधारा को समझना है और आइडियोलॉजी को समझना है, सब्जेक्टिविटी को समझना है, वस्तुनिष्ठता को समझना है। क्योंकि देखिए जब सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ ना, तो हम ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस किए थे, है ना। क्योंकि जो भी पॉजिटिविस्ट थ्योरी वाले थे वो दे ऑल वर फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्टिविटी, कि हमें एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस, इनके थ्रू जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको समझने की जरूरत है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे सोशियोलॉजी एडवांस होते चला गया, हम मैक्रो स्टडीज से माइक्रो स्टडीज पे आए और हम अब सब्जेक्टिविटी को जानने लगे कि जो चीजें व्यक्तिनिष्ठ हैं, मतलब जो ऑब्जेक्टिव से परे सब्जेक्टिविटी पे बेस्ड है, उनको हमें समझना होगा। तो अब यहाँ पर एक नीचे पूरा लैकानियन साइको एनालिसिस हमने भी डिस्क्राइब किया। वो मतलब इस कंसेप्ट को आप समझिए, इसलिए मैंने हर चीज को अलग अलग से डिस्क्राइब किया।
Lacanian psychoanalysis is a branch of psychoanalytic theory developed by the French psychoanalyst Jacques Lacan. Lacan sought to interpret and expand Freud's ideas by blending them with linguistic structuralism and philosophy, creating a complex system that emphasizes the importance of language, symbolism, and unconscious structure in shaping the human psychology. मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया. अब आपको लैकानियन साइको एनालिसिस भी समझना होगा. क्या है? 3 ऑर्डर्स पे ये बेस्ड है, मैंने ऊपर ही बताया. द इमेजिनरी, द सिंबल्स एंड द रियल. इमेजिनरी क्या है? दिस ऑर्डर रिलेट्स टू द इमेजेस and illustrations shaping how people see themselves and their ideal selves. It rooted in early experience like the mirror stage, where infants first recognize their reflection, which shape our self image and sense of identity. अगर आप फ्राइड की थ्योरी समझे ना तो आपको आराम से लैकानियन साइको एनालिसिस भी समझ में आएगा कि जो मतलब अगर हमें ह्यूमन बिहेवियर और सब्जेक्टिविटी और आइडियोलॉजी को समझना है तो हम इन 3 चरणों से होकर के गुजरेंगे. पहला होता है इमेजिनरी, जो हमारे एकदम इनिशियल स्टेज होता है. मतलब कि हम इमेजेस से, इलस्ट्रेशन से, इल्यूशन से हम इन चीजों से अपने आप को समझे और बाकी चीजों को समझे. जैसे कि सबसे पहले जो मिरर स्टेज होता है, मिरर स्टेज में क्या होता है? जो बच्चा होता है वो सबसे पहले ना शीशे में अपने आप को देखता है और कोशिश करता है अपने आप को समझने के. जैसा मेरा बेटा छोटा था तो वो शीशे के सामने खड़े होके अपने को ऐसे देखता था, ऐसे देखता था, ऐसे देखता था, बाल ऐसे ठीक करता था, शर्ट वर्ट ऐसे ठीक करता था. तो ये क्या है? इसमें रिकॉग्नाइज देयर रिफ्लेक्शंस, वो अपने रिफ्लेक्शंस को पहचानने की कोशिश करते हैं. उससे उनके सेल्फ इमेज क्रिएट होती है. वो जानते हैं कि मैं कौन हूं. वो कोशिश करते समझने को कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं कैसा दिखता हूं. दैट इज इमेजिनरी. वो इमेजिन कर रहे हैं. द सेकेंड स्टेज इज द सिंबॉलिक, रिप्रेजेंटिंग लैंग्वेज, लॉ, सोसाइटल नॉर्म्स. The symbolic is the realm of words, meaning, and social rules. By entering the symbolic through languages, individuals learn their place within society, but it also distances them from pure instinctual desires. क्या है कि जब देखिए अब पहले का तो पहला स्टेज हमारा इमेजिनरी स्टेज होता है जिसको मिरर स्टेज कहते हैं. हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं. फिर जैसे जैसे अगर बच्चा बड़ा होता है, आप देखिए तो वो लैंग्वेज सीखता है ना. हम घर में जिस भी भाषा को बोलते हैं वो उसको जानने समझने लगता है. उसको पता है कि इस भाषा का मतलब क्या है. अगर ऐसे हो रहा है तो ना मतलब है आपका लैंग्वेज सीखने की. और वो लॉ सीखने की कोशिश करता है. लॉ मतलब जो सोसाइटल नॉर्म्स है ना. हम अपने घर, और सोसाइटल नॉर्म्स सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती है. जैसे किसी घरों में लड़कियों को पैर छूना बिल्कुल मना रहता है, बट कई घरों में लड़कियां पैर छूती हैं, कोई दिक्कत नहीं. जैसे इधर हम लोग का जो जोन है उसमें लड़कियां पैर छूती हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इवन फैमिली वाले समझाते हैं कि बेटा देखो बड़े आए तो पैर छू लो, छोटे हैं तो बाय कर लो. आपको अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो आपको रेस्पेक्टिवली उनको घर पे बिठाना है, आपको मतलब बड़ों को सम्मान करना है. बहुत सारे सोसाइटल नॉर्म्स वो बताए जाते हैं और वो इन सबको कोशिश करता है सीखने की, जानने की. फिर उसके बाद का स्टेज आता है द रियल. ठीक है, ये रियल मतलब यही वास्तविक है. आप जब इनिशियल लेवल पे थे वो इमेजिनरी था, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं. वो मिरर में देख करके ऐसे जानने का प्रयास कर रहा होता है. बट अनलाइक द इमेजिनरी एंड द सिंबॉलिक, द रियल इज द ungraspable real line of what exists beyond words and comprehensions. It represents what we cannot fully symbolize or understand, often causing anxiety and discomfort. The real emerges in moments of disruptions where the limits of languages or understanding became apparent. ठीक है, तो रियल चीजें फिर सामने आती है. मैंने इसको पढ़ के समझा दिया. तो
ये पूरा था लैकानियन साइको एनालिसिस, जो 3 में चलता है, रियल, सिंबॉलिक एंड इमेजिनरी। इसको उल्टा कर लीजिए तो इमेजिनरी, सिंबॉलिक एंड रियल। तो जो जिजैक ने इस लैकानियन साइको एनालिसिस को आधार बना करके, इस 3 कंसेप्ट को, जो 3 ऑर्डर्स है उनको बेस बना करके उन्होंने भी विचारधाराओं को, सब्जेक्टिविटी को, ह्यूमन बिहेवियर को जानने का प्रयास किया है। ठीक है, अब ये पूरा लैकानियन साइको एनालिसिस को डिस्क्राइब है: द मिरर स्टेज, डिजायर एंड लैक, द रोल ऑफ लैंग्वेज, सब्जेक्टिविटी एंड द स्प्लिट सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, पिटीटा, ये सारी चीजें हैं जिसको अभी, ये क्योंकि लैकानियन साइको एनालिस्ट है तो आप ये चीज मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। एक बार आप इसके गो थ्रू हो जाइएगा जो मैटर मैंने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है जिजैक का कंट्रीब्यूशन। पहला जिजैक का वर्क क्या हो गया? लैकानियन साइको एनालिसिस। ठीक है, दूसरा आइडियोलॉजी एंड क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। इन्होंने कैपिटलिज्म का क्रिटिक किया क्योंकि ये मार्क्सिस्ट धारा के थे तो मार्क्सिस्ट धारा के लोग कैपिटलिज्म के विरोध में रहते हैं। आप पढ़े हैं तो ये जानते होंगे। तो जिजैक इज वेल नोन फॉर द क्रिटिक्स ऑफ कैपिटलिज्म। इनको पूंजीवाद के एक आलोचक के रूप में ये बहुत जाने जाते हैं। ड्रॉइंग ऑन मार्क्सिस्ट थ्योरीज टू एनालाइज द वे in which capitalist ideology infiltrates society, he argues that that ideology operates at the subconscious level, conditioning us to accept and reproduce the capitalist system. इनका थोड़ा सा वही है ना, फ्राइड वगैरह से भी इंस्पायर्ड है। तो इनका यही कहना है कि जो विचारधाराओं का जो जन्म होता है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे होता है और फिर ये धीरे धीरे कैपिटलिस्ट सिस्टम को आगे रिप्रोड्यूस करता है। ओके, मतलब ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की शुरुआत कैसे होती है तो उसको इन्होंने बताया। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन इनका है पॉप कल्चर एंड मीडिया पे भी इन्होंने बात की है, याद रखिएगा। स्लेवो जिजैक का पहला कंट्रीब्यूशन लैकानियन साइको एनालिस्ट पे, सेकंड कंट्रीब्यूशन क्रिटिक्स ऑफ कैपिटलिज्म और आइडियोलॉजी की बात की, और आइडियोलॉजी का जन्म कहाँ हो रहा है? सबकॉन्शियस माइंड में। तीसरी बात इन्होंने की है पॉप कल्चर एंड मीडिया पे। ओके, स्लेवो जिजैक यूजेस पॉप कल्चर एंड मीडिया extensively to illustrate complex psychological and psychoanalytical ideas, making abstract theories more relatable and accessible by analyzing films, television shows, advertisement, and other form of media. Zizek reveals how these everyday cultural products are infused with ideological messages that shape our values, beliefs and understanding of reality. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इन्होंने देखिए बेसिकली क्या काम किया, जो रोजमर्रा के जीवन में फिल्म आ रही है, ठीक है, जो टेलीविजन शोज हो रहे हैं, जो एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, या जो और भी अलग अलग फॉर्म है मीडिया के, वो किस तरह से हमारे एवरीडे लाइफ की आइडियोलॉजी को शेप कर रहे हैं, हमारे हर दिन के वैल्यूज को, बिलीव्स को, हमारे मतलब जो सोचने की क्षमता है, हमारी जो विश्वास प्रणाली है, जो हमारे मूल्य प्रणाली है, इनको ये फिल्म्स, ये टेलीविजन शोज शेप कर रहे हैं। आप देखिए इंडियन कल्चर में जब से ये सीरियल्स वाले, प्लीज गलत उसको वे में मत ले जाइएगा आप लोग, बट ये सीरियल्स जो दिखाए जा रहे हैं टीवी पे, अब आप फॉर एग्जांपल जो एक बहुत ज्यादा सीरियल चला जिसमें मैं नाम नहीं ले रही हूं, बट वो सीरियल्स में उस औरत को बहुत ग्रेट दिखाया गया ना, हर मम्मी लोग देख रही होंगी, और उसकी एक फैमिली थी, फिर हस्बैंड धोखा दे दिया तो फिर उसने दूसरे से शादी हुई, क्या क्या तमाम बहुत सारी चीजें। बट ये बताइए कि इंडिया में क्या रियल फैमिली इस तरह की पाई जा रही है? बिल्कुल नहीं पाई जा रही है। एक औरत 4 लोगों से शादी कर रही है, उसके साथ इसके साथ ऐसे वैसे, ऐसी इंडियन फैमिली नहीं है। बट ये जो टीवी शोज के थ्रू ऐसी फिल्म्स बन रही हैं जिनकी रियलिटी बैकग्राउंड तो है नहीं, मतलब रियल
बेसिस पे ऐसे चीजें नई सोसाइटी में दिख रही हैं, बट इनको देखने से लोगों के धीरे धीरे वैल्यू सिस्टम, लोगों की धीरे धीरे बिलीफ सिस्टम उस तरफ होती जा रही है। तो जिजैक ने इस पे बहुत काम किया, पॉप कल्चर एंड मीडिया पे। ओके, अब ये पूरे पॉप कल्चर एंड मीडिया के बारे में मैंने ये डिटेल थोड़ा लिखा है कि आइडियोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, द अनकॉन्शियस इन फिल्म एंड टीवी, सबवर्टिंग रियलिटी थ्रू फैंटेसी, revealing the contradictions of capitalisms, popular movies as tools of analysis, the role of humor and irony, ये सारी बातें इन्होंने अपने पॉप एंड मीडिया कल्चर में दिखाया है। जैसे आइडियोलॉजी इन एवरीडे लाइफ को देखा जाए तो जिजैक आर्ग्यूज दैट आइडियोलॉजी इज नॉट जस्ट फाउंड इन पॉलिटिकल सिस्टम और ग्रैंड नैरेटिव्स, बट एम्बेडेड इन द स्मॉलेस्ट डिटेल्स ऑफ पॉपुलर कल्चर, है ना। क्या कहा जा रहा है कि जो विचारधाराएं हैं, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ पॉलिटिक्स में और बहुत ग्रैंड लेवल पे ये विचारधाराएं हमें दिख रही हैं। ये जो छोटे छोटे डिटेल्स हैं, जो छोटे छोटे पॉपुलर कल्चर्स हैं, उसमें भी विचारधाराएं कहीं ना कहीं से समाहित हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे मीडियाज में जो चीजें दिखाई जा रही हैं, वो हद तक बहुत आइडियोलॉजी को गवर्न कर रही हैं। इसी तरह इन्होंने बोला था अनकॉन्शियस इन फिल्म एंड टीवी, तो इसमें क्या है कि कल्चरल रिफ्लेक्ट सोसाइटी अनकॉन्शियस डिजायर, फियर्स एंड एंजाइटीज की। जो ये पॉप कल्चर्स हैं, पॉप कल्चर हमारे अनकॉन्शियस डिजायर, फीलिंग्स, फियर्स और एंजाइटी को शेप कर रहे हैं। सोचिए, सिर्फ कॉन्शियस नहीं, इवन अनकॉन्शियस को भी ये शेप कर दे रहे हैं। तो ये पूरा जो पॉइंट है, मैंने पॉपुलर कल्चर और पॉप कल्चर और मूवीज और फिल्म्स इनसे बताया। तो एक वर्क इनका है ये, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है एक मैट्रिक्स एंड द आइडियोलॉजी। एक फिल्म आई थी मैट्रिक्स, उसको इन्होंने एनालाइज किया है। ओके, इनका नेक्स्ट व्यूज जो है वो वायलेंस पे है। वायलेंस पे भी स्लैवो जिजैक ने बहुत काम किया है। इनकी एक बुक है वायलेंस, 6 साइड वेज रिफ्लेक्शंस। इसमें क्या किया जिजैक ने? जिजैक एक्सप्लोर वायलेंस नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्ट बट एज अ लेयर्ड फिनोमिना एम्बेडेड इन सोसाइटल स्ट्रक्चर्स, लैंग्वेजेस एंड आइडियोलॉजी। जो हमें हिंसा दिख रही है ना, जिजैक का कहना है कि जो वायलेंस दिख रहा है वो हमें दिख रहा है कि इट इज ओनली अ फिजिकल एक्शन, है ना, कि कोई किसी को मार दिया, काट दिया, हत्या कर दिया, ये हमें सिर्फ फिजिकल एक्शंस दिख रहा है। बट ये सिर्फ फिजिकल एक्शन नहीं है, इट इज अ लेयर्ड फिनोमिना, ठीक है, एम्बेडेड इन सोसाइटल स्ट्रक्चर, लैंग्वेज एंड आइडियोलॉजी। और ये एक तरह का लेयर्ड फिनोमिना है, मतलब एक के ऊपर एक परतें बैठी हुई हैं जो कि हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स को, लैंग्वेज को, आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं से शेप अप कर रही हैं, ठीक है, शेप दे रही हैं। तो मैं आपको ब्रॉडली स्लैवो जिजैक को बता रही हूँ, डिटेलिंग भी बता रही हूँ। जैसे वायलेंस पे इनका जो व्यू अलग अलग है, सब्जेक्टिव वायलेंस भी है, ऑब्जेक्टिव वायलेंस भी है। सब्जेक्टिव वायलेंस पे इन्होंने क्या किया? दिस इज विजिबल पर्सनल वायलेंस दैट मोस्ट पीपल रिकॉग्नाइज इजली, ठीक है। ये ना थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। लाइक फिजिकल असॉल्ट्स, मर्डर्स, टेररिस्ट अटैक, ये इन्होंने सब्जेक्टिव वायलेंस का। सब्जेक्टिव वायलेंस क्या? जो हमें विजिबल है, मतलब जो हमें दिख रहा है, जो पर्सनल वायलेंस है, ठीक है, जिसको इंसान आसानी से समझ लेता है। जैसे अगर फिजिकल असॉल्ट हो रहा है किसी का, मर्डर हो रहा है किसी का, टेररिस्ट अटैक हो रहा है, तो ये सब्जेक्टिव वायलेंस इन्होंने कहा। ऑब्जेक्टिव वायलेंस कहा जो डायरेक्टली विजिबल्स नहीं होता है, हमें डायरेक्टली विजिबल नहीं होता है, बट ये हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है और पीपल्स के लाइफ को और पीपल्स के इंटरैक्शंस को शेप करता है। जैसे इसमें इन्होंने 2 वायलेंस बताया इस ऑब्जेक्टिव वायलेंस में, एक सिंबॉलिक वायलेंस और दूसरा सिस्टमिक वायलेंस। सिंबॉलिक वायलेंस क्या है? दिस रिफर्स टू द वायलेंस एम्बेडेड इन लैंग्वेजेस,
ideology and culture. Example include racist, sexist or classist languages and assumptions that marginalize certain groups of reinforce social hierarchy. ठीक है, देखिए बहुत डेप्थ की बातें कही हैं. और सिस्टमिक वायलेंस क्या है? This type of violence is built into the political and economic structure that governs society. Systemic violence is found in the way institutions and policies like economic inequality, unjust law, discriminatory practices harm marginalized people. ठीक है, तो वायलेंस पे इनका व्यू, हम लोग अब तक जो हिंसा को सोचते थे कि सिर्फ फिजिकल एक्शन जो है, फिजिकल वायलेंस इज अ वायलेंस, मर्डर, असॉल्ट्स, टेररिस्ट अटैक, ये है वायलेंस, सिर्फ इतना ही तो हम जानते थे ना. बड़ी सब्जेक्टिव वायलेंस है. और ऑब्जेक्टिव वायलेंस में इन्होंने कहा दो, एक सिंबॉलिक वायलेंस जो हमारे लैंग्वेज में, हमारी आइडियोलॉजी में, हमारे कल्चर में प्रेजेंट रहता है, जैसे रेसिस्ट, सेक्सिस्ट, क्लासिस्ट लैंग्वेज, ये सारे. और सिस्टमिक वायलेंस क्या है? जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम में एग्जिस्ट रहता है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई, मान लीजिए कि कोई पॉलिसीज बन रही है, उस पॉलिसी से सिर्फ एक सेक्टर को फायदा पहुंच रहा है और जो दूसरा सेक्टर है वो कहीं ना कहीं से नुकसान में आ रहा है, तो ये क्या हुआ? ये सिस्टमिक वायलेंस, ये भी एक तरह की हिंसा है. ठीक है, तो ये इस चीजों पे इन्होंने बात की, वायलेंस पे. अब इसी तरह का द डिवाइन वायलेंस कॉन्सेप्ट भी दिया इन्होंने. इन सिंपल टर्म, डिवाइन वायलेंस इज अ कंसेप्ट दैट स्लेवोज ज़िज़ैक बोरोवर्स फ्रॉम फिलोसोफर वॉल्टर बेंजामिन. याद रखिएगा, जो डिवाइन वायलेंस भी कंसेप्ट दिया, याद रखिएगा डिवाइन वायलेंस का कंसेप्ट किसका? स्लेवोज ज़िज़ैक का है. इन्होंने ये कॉन्सेप्ट वॉल्टर बेंजामिन से लिया. ठीक है, ये वॉल्टर बेंजामिन से लिया. इसका मतलब होता क्या है? विच रिफर्स टू द टाइप ऑफ डिसरप्टिव अनप्रिडिक्टेबल फोर्स दैट कैन शेक अप द एस्टैब्लिश्ड सोशल ऑर्डर. मतलब एक ऐसी चीज जो, जैसे अगर कोई सोशल ऑर्डर मेंटेन है, अब उस सोशल ऑर्डर को कोई चीज डिस्टर्ब कर दी और वो अनप्रिडिक्टेबल है, तो वो हो गया डिवाइन वायलेंस. लाइक अदर फॉर्म्स वायलेंस दैट माइट एम टू कंट्रोल और पनिश, डिवाइन वायलेंस इज मीन टू ब्रेक डाउन. देखिए ये क्या है? ब्रेक डाउन सिस्टम्स ऑफ ऑपरेशंस विदाउट नेसेसरली फॉलोइंग एनी स्पेसिफिक पॉलिटिकल और मॉरल एजेंडा. Divine not because it's holy or goodly, but because it stands outside normal rules and serve to reveal deep injustice within a society. इसलिए इसका नाम है डिवाइन वायलेंस. डिवाइन वायलेंस नहीं कि ये बहुत पवित्र है, बहुत गुडली है, इस तरह से नहीं है डिवाइन वायलेंस. डिवाइन वायलेंस मतलब क्या है? कि जो नॉर्मल जो हमारे रूल्स है उससे हट करके है और कहीं ना कहीं से डीप इनजस्टिस, जो समाज में गहरा अन्याय छुपा हुआ है, उसको मिटाने के लिए भी है ये डिवाइन वायलेंस. ठीक है, तो ये वायलेंस पे इन्होंने ये सारी चीजें बोली हैं. क्लियर है? तो ये आपका हो गया. और साथ में क्रिटिक्स ऑफ पैसिफिज्म एंड टॉलरेंस. ये क्या है? ज़िज़ैक क्रिटिक्स सर्टेन आइडियाज ऑफ पैसिफिज्म. पैसिफिज्म मतलब अवॉइडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ कंफ्लिक्ट, एंड टॉलरेंस पुटिंग अप विथ एवरीवन्स differences because he believes that sometimes allow unfair system to continue without challenge. देखिए ये पैसिफिज्म और टॉलरेंस के खिलाफ थे. पैसिफिज्म क्या होता है? कि हम जो भी समाज में ऑल फॉर्म्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, कि अगर कोई भी हम समाज में संघर्ष को देख रहे हैं ना, तो उसको अवॉइड कर दे. या अगर टॉलरेंस है बहुत ज्यादा, मतलब टॉलरेट करके चीजों को चल रहे हैं, वो भी खराब है. वो दोनों के क्रिटिक्स को कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अगर हम इस तरह के बिलीफ्स को अपना रहे हैं ना, तो इससे समाज में कभी भी बहुत अनफेयर चीजें हो जाएंगी और जिससे आगे चल करके हमें चैलेंज देखना पड़ेगा. तो याद रखिएगा कि पैसिफिज्म और टॉलरेंस के भी ये खिलाफ है, क्रिटिक्स करते हैं ये.
ठीक है। तो ये जिजैक के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आपने जिजैक का तो ये अच्छे से इनका समझ लिया कि एक्चुअली ये क्या है, किस विचारधारा के हैं। इनका वर्क जो है वो लेसेनियन साइको एनालिस्ट पे है, लैकानियन साइको एनालिसिस पे। लैकन जो जैक्यूस लैकन थे, इन्होंने 3 ऑर्डर्स बताए, एक इमेजिनरी, सिस्टम, सिंबॉलिक एंड द रियल। इसी तीनों को बेसिस बना करके इन्होंने आइडियोलॉजी, सब्जेक्टिविटी एंड ह्यूमन बिहेवियर पे काम किया है। दूसरा, इन्होंने क्रिटिक्स ऑफ कैपिटलिज्म का क्रिटिक्स किया है। पॉप कल्चर एंड मीडिया के बारे में भी दिया है कि किस तरह से पॉप कल्चर और मीडिया हमारे दिन प्रतिदिन की आइडियोलॉजी को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। और इसी में पॉप कल्चर में ये सारी चीजें। उसके बाद इनका व्यू वायलेंस पे भी है, हिंसा पे भी इन्होंने बोला है। और हिंसा में सब्जेक्टिव वायलेंस तो बोला ही है, जो हमें विजिबल होता है, बट इन्होंने ऑब्जेक्टिव वायलेंस की भी बात की है। और ये भी बात की है कि किस तरह से जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम में जो ऐसी पॉलिसीज बन रही हैं जो कहीं ना कहीं से डिस्क्रिमिनेशन को और बढ़ा रही हैं, दैट इज सिस्टमिक एंड सिंबॉलिक वायलेंस। इस पे भी काम किया, पूरा वायलेंस पे हमने बताया। और साथ में पैसिफिज्म एंड टॉलरेंस को भी ये क्रिटिक करते हैं कि जो अगर हम बार बार अगर हम टॉलरेट कर रहे हैं किसी चीज को या कंफ्लिक्ट को हम अवॉइड कर रहे हैं, दैट इज माइट बी चैलेंजिंग फॉर द सोसाइटी इन फ्यूचर। तो ये स्लैवोग जिजैक का कंट्रीब्यूशन था। मेरे ख्याल से आपको ये थिंकर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो मुझसे जरूर पूछिएगा। और मैं CUT में अगले थिंकर्स के साथ आपसे जल्दी मिलूंगी। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।